नमस्ते सभी दर्शक, सभी आदरणीय साधक गण को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज की 10वीं कड़ी में हम आज आ चुके हैं। योगा सेशन जो एनबीए के द्वारा बेंगलोर में प्रायोजित की जा रही है, अरेंज की जा रही है, प्रबंधन की जा रही है। बेंगलोर में हम सब प्रकृति के प्रेमी रहे हैं और इसके साथ ही अपने शरीर के सेहत के भी प्रेमी रहे हैं। इसी वजह से मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों के लिए एक खास श्रृंखला लेके आया हूं जिसका नाम है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। तो आइए इस 10वीं कड़ी की प्रारंभ सदैव की भांति हम वार्म अप से करते हैं। वार्म अप में जैसा मैं प्रतिदिन बात करता हूं, हम अपने रक्त प्रवाह को तेज करते हैं ताकि यह रक्त जो हमारा जीवन है, आप कह सकते हैं जीवन का ही दूसरा नाम रक्त है, जो हमारे हर अंग में, हर प्रत्यंग में, वो तमाम कोशिकाओं में, ऊतकों में, स्नायु में, नसों में, नाड़ियों में पहुंच सके ताकि उन्हें ज्वलंत कर सके। साथियों, हम सब जानते हैं कि यह जो योग है हमारे शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योग की प्रथम अध्याय किसने सिखाया? हाँ साथियों, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस योग की शुरुआत हमारे सनातन धर्म के परंपरा के मुताबिक आदि योगी कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव ने प्रारंभ की थी। उस महादेव की बात अगर मैं करूं साथियों, तो ये वही हैं जिन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता है। जब भगवान यानी ब्रह्मा, विष्णु भी जो नहीं कर पाते हैं वो शिव करते हैं। मैं आपको शिव पुराण की एक प्रसंग का याद दिलाता हूं। एक बहुत बड़ा अत्याचारी राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने क्या किया? 3 लोक बनाया था, एक लोहा का, एक चांदी का और एक सोना का, और वो आसमान में तैरते रहता था और उसका कोई भी देवता कुछ नहीं कर पाए, बाल बांका नहीं कर सका। और त्रिपुरासुर सभी लोगों को सताते रहता था। सभी देवताएं परेशान होकर क्या किए जानते हैं? वो सब ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कर पाया। फिर वो कहाँ गए जानते हैं? कैलाश पर्वत पर, जहां की शांति था, बर्फ ही बर्फ था। वहां कोई भी शब्द नहीं थे, कोई भी श्लोक नहीं था, कोई भी मंत्र नहीं था। बिल्कुल मौन की अवस्था में महादेव थे। सभी देवता देवी ने इंतजार किया कब ध्यान खुले, पर महादेव का ध्यान खुलने का नाम नहीं ले रहा था। काफी इंतजार के बाद महादेव अपनी आंखों को थोड़ा सा खोले और उनकी नजर सभी देवता देवियों पर पड़ा और फिर कुछ भी वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ गए महादेव की असली मसला क्या है। और जानते उन सबको क्या बोले? ये जो अस्थिरता है, अस्थिरता जो त्रिपुरासुर के कारण हुआ है, यह मन की अस्थिरता की कमी के कारण हुआ है। आपको मन स्थिर करना है। और उन्होंने एक बाण छोड़ा, सिर्फ एक बाण, और वो उस त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। ये जो बाण है जानते साथियों, ये क्या है? आज योगिक साइंस में इसे आप योग कह सकते हैं। वही योग है जिसके द्वारा महादेव ने शांति स्थापित किया
हम सबों के मन के अंदर भी त्रिपुरासुर निवास कर रहा। आज जरूरत है कैलाश पर्वत पर नहीं जाने की, इस योग साइंस में समझने का, आचरण में लाने का, योगा प्रैक्टिसेस करने का, ताकि हम अपने मन के अंदर निवास करते हुए त्रिपुरासुर का एक बाण यानी कि योगिक लाइफ के द्वारा वध कर सके और अपने अंदर स्टिलनेस ला सके। स्थिरता का मतलब मैं हर दिन बताता हूं साथियों। यह स्थिरता का मतलब क्या है? हम आसन करते हैं, यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं क्या होता? यह हमारे सिर्फ मसल्स को लचीला नहीं बनाता है, यह हमारे मन को भी लचीला बनाता है। आपको मैं एक रियल लाइफ बताता हूँ स्टोरी। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर तो लचीला हो जाता है लेकिन मन लचीला नहीं होता। मन लचीला नहीं होने की वजह से क्या होता, हम अपनी बातों पर ही टिके रहते हैं, किसी का सुनते ही नहीं, किसी का समझते नहीं है, किसी का मानते नहीं हैं। ये जो लचीलापन है ना, जब हमारे मन में लचीलापन होता है तो हम दूसरे को भी उसके दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुनना शुरू कर देते हैं, हम तटस्थ निष्पक्ष होना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि सर्विसेज में कई बार इंक्वायरी का आदेश होता है, राजनीति में भी आपने देखा होगा। पर इन इंक्वायरी के जो आदेश होता है, क्या आपको मालूम होता है कि उसका जो निर्णय होता है, कंक्लूजन पहले से डिसाइडेड होता है कि उसे पनिश करना है या एक्विट करना है? यह इंक्वायरी एक महज अमली जामा होता है उस निर्णय को पुष्ट करता हुआ आर्गुमेंट तैयार करने के लिए। यानी वो इंक्वायरी अधिकतर केस में उस कंक्लूजन जो निर्णय लिया जा चुका है उसे ही पुष्ट करने के लिए ढूंढा जाता है, न कि एक्चुअल राय मांगी जाती है उस इंक्वायरी में कि तथ्य क्या है, इसे ढूंढा जाए, दोनों पक्ष को पूरी तरह से अवसर दिया जाए। साथियों, यही होता है हमारे मन के साथ भी। हम किसी भी निर्णय से पहले, राय बनाने से पहले तर्क वितर्क खुद नहीं करते, बस मान लेते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम जो कर रहे हैं द बेस्ट है। हम दूसरे पक्ष को, पूरे दुनिया को जानने समझने का अवसर ही नहीं देते, समय नहीं देते, और यही हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है। तो आज जब इस योगा सेशन का समाप्ति होगा तो अपने साथ एक संकल्प लेकर जाइए कि जब भी हम कोई विचार बनाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, अपने अंदर भी और अपने बाहर की। तभी वास्तविक परिपक्वता जो कहती है, जो योग का उद्देश्य है, ये आता है। अब हम फ्रंट किक करेंगे पूरा प्रेशर के साथ। फ्रंट किक, यहाँ हम अपने लोअर बॉडी पर काम कर रहे हैं। हाँ, फ्रेम में आइए। हम अपने लोअर बॉडी पर, जो हमारे लोअर आर्म्स हैं, लेग हैं, इन पर काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि हमारी जो आयु है ना, इन्हीं पैरों में बसती है। क्यों जानते? हमारे पैर अगर स्वस्थ हैं तो हमारी मोबिलिटी होगी, हम घूमने को जाएंगे, हम दौड़ने को जाएंगे, हम अपने मित्रों से मिलेंगे, घर के जो काम है, एक गिलास पानी पीना, इधर ये लाना वो लाना, खुद ही करेंगे, घर के अन्य सदस्यों को परेशान नहीं करेंगे। और यही मोबिलिटी जब खत्म हो जाती है, जानते हैं, आप सुने होंगे बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब समझते हैं? उनके पैर नहीं चलते हैं। और बेड रिडन, आपने कोई ऐसी कथा, कहानी, घटना सुना है क्या कि बेड रिडन व्यक्ति 5 साल जीवित रह गया? हो नहीं सकता। बेड रिडन का मतलब यह हुआ
कि वह इलाज से अपने DOD चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ डेथ, पर वह तय है। ऐसे तो साथियों हम सब का मौत तय ही है, बस फर्क ये पड़ेगा कि हम किसी पर शारीरिक रूप से निर्भर ना हो, अंतिम खुद करते रहें। किसी और पर अगर आर्थिक निर्भरता हो जाए कोई बात नहीं, शारीरिक निर्भरता कम से कम किसी और के ऊपर अंतिम सांस तक न हो, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों या हॉस्पिटल हो या सुपर स्पेशलिस्ट का ICU ही क्यों ना हो। हम इतने सक्षम हो कि हमारा जो इच्छा है, हमारा शौक है, पैशन है, इसे करते हुए ही हमारी अंतिम सांस निकले। हम सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, मिसाइल मैन नहीं थे, वो हम सबों के लिए एक कवि भी थे। उनके अंदर एक कवि बसता था, उनके अंदर एक शिक्षक बसता था, और उसी शिक्षा प्रदान करते हुए आप सबों को याद होगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, एक मंच पर हुई थी, जो कि लोगों को प्रेरित कर रहे थे। बिस्तर पर मौत नहीं हुआ, वो साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका जो हृदय था एक शिक्षक का था, और वही शिक्षा, वही प्रेरणा देते देते उनकी अंतिम सांस निकली। साथियों मैं ये घटना इसलिए दोहरा रहा हूँ, आप सबको पता है, दोहरा रहा हूँ, हम सब का भी उद्देश्य यही हो, किसी भी प्रकार की निर्भरता, खासकर शारीरिक निर्भरता किसी अन्य पर ना हो। अंतिम सांस तक हम खुद में सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, और ये तभी हो सकता है जब हम स्थिरता और शक्ति दोनों के साधक बने। यह स्थिरता जानते हैं, इस शक्ति की जननी है, यानी शक्ति वो शिशु है जो शांति के गर्भ में पलता है, और इसी का अभ्यास हम यहाँ आज कर रहे हैं, ताकि हम सब अपने जीवन को सिर्फ सुंदर नहीं, सुदृढ़ नहीं, सजग और आत्मनियंत्रित, हमारा नियंत्रण मन का, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न कर पाए, हम स्वयं इसके नियंत्रक बने। और यही योग का उद्देश्य होता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं साथियों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि डीप ब्रीदिंग लीजिए। जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, और जब गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है, अगर साइंटिफिकली बात करें, हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करता है, स्टीयरिंग, आई स्टीयरिंग, आँख फुल ऐसे खोलिए आँखों को, जब तक कि अश्रुपूरित ना हो जाए। सर थोड़ा सा अंदर, जब तक ये अश्रुपूरित ना हो जाए, यानी जब तक कि टीयरिंग स्टार्ट ना हो जाए, तब तक ऐसे आँख ऐसे पूरा चीड़ के देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, ऐसे अश्रु आने तक का इंतजार कीजिए। ये आपकी आँखों को लुब्रिकेट कर रहा है। ये देखिए, जब असहनीय हो जाए तब इस आँख को बंद कर लीजिए, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए बंद, फिर से खोलिए। ये देखिए, ये हम अक्सर आँखों को जूम करके रखते हैं अपने स्क्रीन को देखने के लिए, पूरा खुलने का अवसर नहीं देते हैं। ये योगा सेशन अब हेड का, अब योगा सेशन हम इसीलिए करते हैं कि हम दिन भर जिस अंग का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिस ऑप्टिमम लेवल तक नहीं कर पाए,
उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, मैं बड़ी पुरानी या घिसी पिटी बात बताना चाह रहा हूँ, दोहराना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है जिस मशीन का आप उपयोग नहीं करेंगे, क्या वो उपयोग करने योग्य रह जाता है? जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस जॉइंट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस अंग के फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो सही रहेगा? क्या यह विज्ञान के खिलाफ जाएगा? साथियों, जिस मशीन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितना पूर्णतः उसका अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उतना वो बेहतर होता है अपने यूटिलिटी को देने के लिए। यही है हमारे शरीर के साथ भी, यही सिद्धांत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, चुस्त दुरुस्त रहना है, तो ईश्वर ने जो हमें दी है, अंग प्रत्यंग, जॉइंट्स, वो नस नाड़ियाँ, उन सब का इस्तेमाल कीजिए। मैं मानता हूँ कि रोज़मर्रा में इन तमाम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बुद्धिजीवी हैं उनके आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अंगुलियों का इस्तेमाल होता है। जो ब्लैक कलर जॉब करते हैं, श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम, उनको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो शारीरिक रूप से अपने हाथ पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी गृहिणियाँ अधिकतम समय खड़ी रहती हैं, मस्तिष्क का ज़्यादा कार्य नहीं करती। इस तरह से आप देखेंगे कि रोज़मर्रा में अलग अलग भूमिका में, लेफ्टिनेंट, अलग अलग भूमिकाओं में हम हैं साथियों। वो भूमिका हमारा राष्ट्र ने दिया, हमारे समाज ने दिया, हमारे परिवार ने दिया और हमने स्वयं दिया। इन भूमिकाओं में हमें एक्सेल करना है, निर्वहन करना है उन सारे कार्यों का। उस कार्य को निर्वहन करने के लिए हमारे 23 घंटा हैं। उस 23 घंटा में हम नहीं कर सकते संतुलित अपने सारे अंगों को, लेकिन उस 24 घंटा में से 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं जिसमें हम अपने शरीर पर लगाएं, यानी हर जॉइंट्स पर, हर पार्ट्स पर काम कर सके। आप किसी भी भूमिका में हैं, आपको अपने ऊपर समय देने से किसने रोका है? यह तो आपका समय है। क्या हम गुलाम हैं? हमारे पास समय नहीं है कंधा। जिस किसी भी भूमिका में हैं, आप यकीन मानिए साथियों, अगर आप अपने शरीर रूपी मशीन का बेहतर से ख्याल रखेंगे, यानी उनके हर जॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, हर बोन को सुदृढ़ बनाएंगे, तो जो आपकी भूमिका है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ रोज़मर्रा, जो अक्सर लोग बहाना करते हैं कि मेरा तो काम ऐसा है, मैं क्या करूँ, ये आपकी इफ़िशियंसी 20 to 30% बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये जो मैं समय की बात करते रहता हूँ अक्सर कि आप अपने दिनचर्या से मात्र 30 मिनट लगाइए, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे इन्वेस्टमेंट मानिए। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका लॉगरिथमिक वे में दिन दुना रात चौगुना रिटर्न मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं साथियों, तो जोखिम होता है, हानि का भी, लेकिन अपने सेहत में समय रूपी इन्वेस्टमेंट लगाने के कोई भी जोखिम नहीं है, यह मेरा दावा है। और अगर आप समय देते हैं तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि यही एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां कोई जोखिम, कोई हानि का डर है ही नहीं। हमने बात किया था साथियों देवों के देव महादेव की। जानते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? मैंने बताया ही कि वो ट्रबल शूटर के रूप में जाने जाते हैं, यानी जो काम कोई भगवान नहीं कर पाते वो महादेव करते हैं। क्यों? उनके चरित्र को जरा मैं बताता हूँ। जानते हैं, हम सबों ने उनकी तस्वीर देखा है, मूर्ति देखा है, और मस्तिष्क में ही यही टिका हुआ है, भस्म से लिपटे हुए। आपने देखा ना, भस्म में लिपटे होते हैं।
लेकिन उनकी सुंदरता जानते हैं, इतने ज्यादा सुंदर हैं वो, उनके जो साथी संगी हैं जानते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदर है। इसका कोई भी प्राणी, भूत प्रेत, कोई भी यानी योनि, पशु, ये जानते हैं क्या है उनमें? इकोनॉमिटी बोलते हैं, समरसता। वो भेदभाव नहीं रखते, क्या जात है, क्या पात है, क्या ऊंच है, क्या नीच है। ये हमें सीखना चाहिए महादेव से। उनके भक्त कोई भी हो सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और तीसरा गुण जो हमें आदि योगी महादेव से सीखना है, वो क्या है जानते हैं? विरोधाभास। यानी हमारे समाज में विषम परिस्थितियां होंगी। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला। वो विष की ताकत को मैं बताता हूं, आप जरा कल्पना कीजिएगा। अगर उस विष को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता, समुद्र में छोड़ दिया जाता, कोई भी जीवन जीवित नहीं रहता। पूरे ब्रह्मांड का जीवन समाप्त हो जाना था अगर उस विष को और कहीं छोड़ दिया जाता। उस विष को उन्होंने ग्रहण किया। और ये सीखना है हमें कि हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आएंगी, विष आएंगे। आज साथियों, हमारे जीवन में त्रिपुरासुर नामक जो कथा में है, वो एक महज सांकेतिक है। जो कैलाश पर्वत है वो सांकेतिक है। हमें भी युद्ध लड़ना है। किनसे? आज के सोशल मीडिया, आज के परिवार के तनाव, ऑफिस का टेंशन, आज हमें लड़ना है उस पास्ट के चिंता से जिसमें हम चिंतित रहते हैं। हमारा ये खराब हो गया, हमारा बच्चा खराब हो गया, हमारा परिवार खराब हो गया, हमारा नौकरी खराब हो गया, हमारा संपत्ति का डिसीजन खराब हो गया। यानी हम अधिकतम समय भूत के चिंता में रहते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते जानते हैं? वर्तमान के तनाव में रहते हैं। अभी इसका टेंशन, उसका टेंशन, इस तरह से टेंशन में रहते हैं। और कुछ लोग जानते हैं, बड़ा ही शातिर होते हैं। वो भविष्य के भय से भयभीत होते हैं। हमारा नौकरी रहेगा क्या? इतना पैकेज मिलता रहेगा क्या? हमारा प्रमोशन होगा क्या? हमारा अवार्ड रिवार्ड मिलेगा क्या? मेडल मिलेगा क्या? मेरा नेटवर्थ में बढ़ोतरी होगा क्या? अभी 4 साइट है, 6 साइट होगा क्या? हमारे बच्चे अभी इतना लाख में हैं, इतना लाख का होगा क्या? यानी कुछ शातिर लोग जो होते हैं, उनका समय उस भविष्य के भय में ही बीत जाता है साथियों। और ये योगा सेशन जो मैं देवों के देव महादेव पर अर्पित करता हूं, आप उनका चरित्र जस्ट दिमाग में लाइए। कैलाश पर्वत पर शांत भाव से, और कई बार हम यह भूल जाते हैं, भ्रम में रहते हैं कि महादेव तो भोले हैं, ये तो शांत के प्रतीक हैं। साथियों, मैं आपको एक कथा का छोटी सी प्रसंग याद दिलाता हूँ। वही महादेव जो स्टिलनेस के प्रतीक हैं, क्या आपने उनके तांडव नृत्य का प्रसंग जाना है? जो कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता रखती थी। यानी वही महादेव जो भोले के नाम से जाने जाते हैं, सबके परोपकारी हैं, उनमें वो क्षमता है। तांडव नृत्य हम सब जानते हैं, अपने जेहन में वो आज भी दृश्य है। जब महादेव तांडव नृत्य करते हैं, पूरे को समाप्त कर देते हैं साथियों। ये होती है शक्ति। और यही है आज योग सेशन की आत्मा, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। हमें महादेव की भांति उस ध्यान की आसन में कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं ध्यान में रहें। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सब कुछ स्टिलनेस है, जो कि हमें उस तांडव नृत्य की क्षमता भी देगा, जिसे बोलते हैं शक्ति, आत्मशक्ति,
सुप्रीम पावर, महाशक्ति। तो अगर हमें मैट लगाते हैं, अगर हमें महादेव की भांति महाशक्तिशाली बनना है तो इसी तरह से हमें स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की दिशा में आना पड़ेगा। फायर के बारे में बोले थे ना। हाँ, अभी बोलूँगा। तो हर दिन की भांति आज हम सेशन का अगला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडिंग योगासन से, जहां हम खड़ा होकर की जाने वाली आसन करने जा रहे हैं। हमने कई आसन पहले ही से सीख लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा पुनरीक्षण रिवीजन करेंगे। यहाँ देखिए, जो हमारी योगा सेशन, स्टैंडिंग योगा सेशन शुरू होती है, ये शुरू होती है ताड़ासन, जो बड़ा ही बुनियादी माना जाता है, कोई भी कर सकते हैं। ताड़ासन में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है, यानी टोज टुगेदर, खड़े हो जाते हैं और सांसों को लेता हुआ ऐसे इनहेल करता हुआ अपने ऊपर करते हैं यहाँ, और यहाँ क्लैस्प कर लेते हैं, देखिए ये, और यहाँ हम टोज पर आ जाते हैं कुछ देर तक, यानी 10 से 20 सेकंड तक वहाँ बने रहते हैं, और हाथों को बाहर की ओर ऐसे करके ऐसे डाउन, ये कम से कम 8 टाइम्स करना होता। ये देखिए, जब हम ताड़ासन करते होते हैं तो इसका जो असर है हमारे स्पाइंस, यानी वो तमाम 5 जोन, जो सर्वाइकल एरिया है, थोरेसिक जो एरिया है, लंबर एरिया है, एस वाले हैं, कुकिन वाले हैं, ये पांचों के अंदर जो वर्टिब्री हैं, कशेरुक हैं, इनमें डीकम्प्रेशन हो रहा है। आप खुद अगर मेरे साथ कर रहे होंगे तो महसूस करेंगे कि किस तरह से ये डीकम्प्रेस हो रहा है। ये डीकम्प्रेस करके क्या कर रहा है, हमारे सिर्फ पोस्चर को आकर्षक नहीं बना रहा, जो हमारे दब जाते हैं, देखिए हम ऐसे बैठे, ये दब गया, इसको भी उठा देता है। हड्डी में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम एजिंग प्राप्त करते हैं, हमारे हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं, इनको हम लंबा इलोंगेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये है हमारा ताड़ासन, माउंटेन पोज, पाम ट्री पोज। अब हम दूसरा करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। इसमें हम लेफ्ट ब्रेक किए, आगे की ओर किए, और यहाँ राइट करते हुए पकड़ लिए, और यहाँ ग्रॉइन एरिया में रख दिए अपने तलवा को, और यहाँ ओम ओम, ये सब जो है स्टैंडिंग योगासन बड़ा ही फंडामेंटल्स हैं। यानी अगर आप योग करते हैं, और ये बड़ा ही सिंपल भी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कला, विज्ञान, निपुणता नहीं चाहिए, सिंपल है। देखिए, राइट लेग कीजिए, ऐसे उठाइए, राइट कीजिए, यहाँ पकड़िए। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप वाइज बिल्कुल प्रोसीजर बताऊँ, और यहाँ ऊपर ले जाके प्रणाम करके ओम ऐसे कीजिए। आपका अगर ग्रॉइन एरिया तक तलवा नहीं पहुँच रहा तो आप क्या कीजिए, घुटने पर ही रख लीजिए। ये हमें संतुलन सिखा रहा है। ये योग है साथियों, जो अपने तमाम योगासन पोजेज के मार्फत हमें सिर्फ शारीरिक लचीलापन नहीं दे रहा, इसके असर मानसिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। आध्यात्मिक आप इस तरह से लीजिए कि जब हम अपने सांसों पर काम करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम वो सारी सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेते होते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड में निहित वो तमाम नकारात्मक शक्तियाँ को बाहर निकालते हैं, और तब हम में आती है शुद्धता, स्थिरता,
हमारे शरीर ही नहीं, मन भी सशक्त बनता है। और तब हम स्वयं से मुलाकात करते हैं, यानी हमारा शरीर और मन की योग होती है आत्मा से। और यही है हमारा मर्म योग सीखने का। अब हम करेंगे ट्रायंगल पोज, जहाँ की हम साइड वाइज बेंड होते हैं। यहाँ देखिए, बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, 3 से 4 फीट दूर करके, और यहाँ लेफ्ट कर लीजिए और लेफ्ट की ओर बेंड होइए। स्लोली स्लोली होइए, मज़ा ले लेके। यहाँ ये देखिए, यहाँ स्लोली इनहेल करता हुआ अप। अब इसके नॉर्मल दूसरा लेग चेंज, और यहाँ ये देखिए, आपकी नज़रें आसमान में हो और यहाँ ऊपर। ये देखिए, इसके 2 वेरिएंट है साथियों। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये फास्ट करना है, यानी ऐसे देखिए, ये अगर आपको वजन घटाना है, तोंद को घटाना है। और अगर वजन को बढ़ाना है, कई दुबले पतले लोग हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रायंगल पोज में जाइए, यहाँ कीजिए, और स्लोली, जो न कि वजन घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, वो स्लोली कीजिए, और वहाँ पर कुछ देर के लिए रुके रहिए। तो इस ट्रायंगल पोज के सारे वेरिएंट अवेलेबल है साथियों। यह आप पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो ये हो गया त्रिकोणासन, ये तीसरा था। अब चौथा हम करते हैं हस्त पादासन। सदैव की भांति हम अपने प्रारंभिक स्थिति टोज टुगेदर कोर इंगेज्ड में खड़े हो जाएंगे। इनहेल करता हुआ ऊपर, हस्त पादासन, यानी कि हाथों को पैर तक झुकाना है, लंबर एरिया से बेंड करना है, पीठ से नहीं, कमर वाला हिस्सा, जो हमारा कूल्हा वाला हिस्सा है, लंबर जोन कूल्हा, वो वाला। यहाँ देखिए, और हाथ को कोशिश कीजिए कि दोनों तलबों के बगल में पंजे रखिए, अगर संभव है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये देखिए, और स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर। यहाँ हम अपने शरीर को झुका रहे हैं। मैंने बात किया था कि योगासन हमें झुकने का गुण नहीं देता, मात्र हमारे मानसिक लचीलापन भी देता है। यानी जो बोलते हैं ना कि पहले ही से तयशुदा है, मैच फिक्स्ड है, आपको पुनर्विचार करने के लिए, दूसरे के विचारों को सुनने के लिए, समझने के लिए समय देता है, वो विवेक देता है। आप निर्णय एक तरफा नहीं लेते, क्योंकि आपको मानसिक लचीलापन है, और वो मिल रहा इसी फ्रंट बेंडिंग से साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि योग को महज व्यायाम मानना एक भारी चूक हो सकती है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो आप तंदुरुस्त अपने आसपास के 1000-2000 रुपया महीना जिम में दीजिए और वो आपको तंदुरुस्त कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप यहाँ योग सेशन में नहीं आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, न कि सिर्फ बॉडी फिट हो जाए। बॉडी फिट होना तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो खुद होगा ही। हमारा लक्ष्य है कि हमारे सभी दर्शक, साधक यहाँ से सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत ना हो, मानसिक रूप से अस्थिर हों, और आध्यात्मिक रूप से उनका चेतना स्तर उत्थान हो। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं कंटिन्यू आपसे बातें करते रहता हूँ। आप जिम में जाइए, जिम में क्या होता, इनहेल कीजिए और एक्सेल करते पीछे, वहाँ 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के भी इक्विपमेंट होते हैं।
2-4 ट्रेनर होते हैं जो आपके मसल को ट्रेन करते हैं, जॉइंट को ट्रेन करते हैं, डोलो सोलो बनवा देते हैं, प्रोटीन का टैबलेट खिलाते हैं, लिक्विड पिलाते हैं, आप खुश हो जाते हैं जब तक आप जिम में रहते हैं। लेकिन योगा ही ऐसा है जो आपको सिर्फ तंदुरुस्त नहीं कर रहा, आपके मानसिक स्थिति पर काम करता है, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का दावा करता है। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, स्वयं देवों के देव महादेव जो आदि गुरु रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व को यह दे के गया। कई लोग समझते हैं यह योग पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा है। नहीं साथियों, यह हमारे जीवन शैली है, लाइफ साइंस है, जहां हम जीना सीखते हैं। और यह योग, इसके लंगोटिया यार कौन है जानते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं कि अगर आपको सचमुच जीवन में चाहिए, बैठ जाइए, वो सब कुछ जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं, तो सिर्फ इन योगासन से नहीं, इनके लिए हमें अपना सात्विक जीवन भी जीना पड़ेगा। यानी आहार विहार पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन को समुचित लाभान्वित कर सकते हैं। अब स्टैंडिंग के बाद हम सिटिंग करेंगे। सिटिंग में देखिए, हम आज आपको बता रहे हैं सिंपल, ये देखिए सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। ये वो सब क्रिया है जो कि 100 साल की वृद्ध, आप कूद नहीं सकते हमारे साथ, जो हम 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वार्म अप करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वही प्रभाव यहाँ पर हो रहा। इसके लिए आपको योगा मैट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अपने टोज को बेंड, टोज बेंड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओनली टोज, बस एक चीज़ और कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये देखिए, कई लोग वेरिकोज से, पैर के झंझनाहट, जहाँ तहाँ झंझनाहट से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचते हैं, पैर फूल जाते हैं। अब हम दोनों टोज को आगे की ओर, जितना आगे जा सकता है आगे की ओर ले जाएंगे। आगे आगे कुछ देर तक बने रहिए, आगे ले जाइए, हाँ आगे ले जाइए सर, आगे। फिर पीछे, जितना पीछे आ सकता। ये हमारे सिर्फ एंकल के लिए नहीं है, हमारे वो तमाम अंगुलियों के लिए है जिसके लिए हम सारा दिन कुछ कर नहीं पाते। ये तलवे जानते हैं, सारा दिन उठते बैठते हमारा वजन लेता है। अब दोनों पैर को स्प्लिट कर देंगे और यहाँ दोनों टोज को सटाएंगे। ये देखिए, दूर, आउटवर्ड आउटवर्ड। ये सूक्ष्म क्रिया हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े, सब के लिए यह कारगर है। और क्या आपको लगता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? डायरेक्शन चेंज। आप 100 साल के, बेशक बेड रिडन आप ना बने, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, बेड रिडन भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए, और आपको बैठ के नहीं हो पा रहा, सोए सोए ही कर लीजिए। हालांकि मैं अपने योगा सेशन में बताता हूँ मल्टीपल बेनिफिट्स। हम लोग अभी सेकेंड इनिंग थर्ड इनिंग में हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो हमें क्या होता, समय की थोड़ी कमी होती है इसको लॉक करके। तो हम यहाँ योग मैट पर आते हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारा हर कृत्य 3 से 4 मसल्स, सीरीज ऑफ मसल्स को एड्रेस करते हैं। और जब हम योग सेशन में आते हैं तो यह सिर्फ फिजिकली बेनिफिट नहीं, मेंटली बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देता है, इसलिए हम आते हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड कीजिए, यहाँ सपोर्ट कीजिए। बेबी क्रेडल पोज, बच्चे को हम सुलाते हैं ना,
हम सबों ने अपने संतान को सुलाया है, देखिए खिलाया है। बेबी क्रेडल पोज, ये हमारे ग्रोइन एरिया को ओपन अप करता है। हाँ ये वाला, ये सर सीधा, हाँ दूसरा वाला सीधा, हाँ ये बेबी क्रेडल, ये हमारे ग्रोइन एरिया को देखिए खोल रहा। कई लोग क्या होता है बैठ ही नहीं पाते, कई लोग का हालत यहाँ तक हो जाता है बद से बदतर, वो सो भी नहीं सकते, 8 घंटा 9 घंटा बिस्तर पर रहे हैं, करवट बदलते ही चला जाता है, तरह तरह के आवाज़ निकालने में चला जाता है। जब ये हमारे ग्रोइन एरिया ओपन होते हैं ना, इतना मस्त नींद आता है, साउंड स्लीप आता है कि आपको 6 घंटे ही पूरे शरीर को तरोताज़ा बना देगा। और इसके उलट अगर आपके शरीर साथ नहीं दे रहा है, हमने तितली आसन किया था, है ना, बटरफ्लाई जिसे बोलते हैं बद्ध कोणासन। ये दोनों पैर को ऐसे जोड़ लेंगे, दोनों तलवा को, और यहाँ पकड़ेंगे और तितली की तरह फड़फड़ाएंगे दोनों पैर को। हमें आगे की जो आसना है पद्मासन और कई कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए हमारे शरीर को यह तैयार करता है। कम से कम 30x3 कीजिए। अब इसे ही थोड़ा और ज़्यादा हाथ से इसको प्रेस कीजिए, ऐसे प्रेस कीजिए। फिर से इसको जोड़ लीजिए। बस खासकर पुरुषों में 40 साल के बाद प्रोस्टेट का इशू, यानी कि हाइड्रोसील का साइज बड़ा होना, 2 में से 1 का बड़ा छोटा होना, ये सब इशूज जो हैं, उनके यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आना, ब्लॉकेज होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सब समस्याओं का अगर आप स्वयं इलाज करना चाहते हैं, या अगर आप ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य ही करना चाहिए। ये थे हमारे बैठ के की जाने वाली। अब मैं आपको एक नया योगासन सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग अभी बैठ के पहले देख लीजिए, और ये तितली आसन वगैरह आप लोग करते रहिए, बिल्कुल आइडियल कभी भी मत रहिए। मैं शुरू में डेमो देता हूँ और फिर आप लोग कीजिएगा। डेमो के टाइम आप लोग तितली आसन करते रहिए। ये देखिए, अब मैं जो योगासन दिखाने जा रहा हूँ आपको, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये आपको घोड़ा की तरह ताकतवर और योद्धा की तरह तैयार करने जा रहा है। इसका नाम है अश्व संचालन आसन। आप सब समझ पाए होंगे कि अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, हॉर्स, और संचालन मतलब कंट्रोल करना, संचालन काम करना, है ना। तो मैं विधि पूरा बताता हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। पहले गौर से सुनिए और देखिए। इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, ये हम ताड़ासन इसे बोलते हैं। ताड़ासन तो ये हुआ ही, लेकिन एक स्टार्टिंग पोज को भी ताड़ासन बोलते हैं, जो हम रेडी हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ तैयार नहीं होंगे, हम फ्रंट में दिखाने के लिए मैं यहाँ हो रहा हूँ। हम अपने 1 फुट के दूरी पर मैट का जो अगला हिस्सा है, ये देखिए, ये 1 फुट हो गया ना, इतना गैप छोड़ के हमेशा कभी भी यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। मैट के अगले हिस्से पर यहाँ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी कैमरा के कारण यहाँ हो रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, हम यहाँ हो गए। सांसों को नॉर्मल। अब सांसों को छोड़ता हुआ, ये देखिए, सांसों को छोड़ता हुआ अपने राइट लेग को पीछे करेंगे स्लोली। देखिए, एकदम टुकड़ा टुकड़ा बता रहा हूँ ताकि एकदम रजिस्टर हो जाए। सांसों को छोड़ता हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जहाँ तक जा सके, ठीक है, जहाँ तक जा सके, गिर नहीं जाना है, मतलब क्षति नहीं पहुँचा लेना है। यहाँ देखिए। अब इसे अगर आप चाहते हैं ज़मीन पर टिका दें
तो टिका दीजिए, नो प्रॉब्लम। बाद में धीरे धीरे जब एडवांस होंगे तो टिकाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई स्थिति। अब ये जो है, ये घुटना 90 डिग्री हम लोग करते ही रहे हैं। दोनों पंजे जो हैं यहाँ ये रहेंगे, ये जो टोज हैं और फिंगर हैं सब एक सीध में, देख रहे हैं? इससे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझ रहे हैं? ये यहीं रहेंगे। ये देखिए, अब मैं ये पोज क्लियर हो गया। अब देखिए हेड का, ये ऊपर, अब ये रिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन जितना होगा इतना इसे पीछे की ओर ले जाइए, ठीक है? ये देखिए, नज़र कहाँ, जितना ऊपर जा सकता है, ठीक है? ये यहाँ कुछ देर तक बने रहिए। अभी हम आए थे सांस छोड़ता हुआ, याद है? अब यहाँ कुछ देर तक हम नॉर्मल ब्रेथ लेंगे और फिर सांस को लेता हुआ, राइट को पीछे ले गए थे, अब राइट को वापस यहाँ, ये दोनों साइड में था, साइड में ही रहेगा। यही हस्त पादासन हम लोगों ने सीखा ना, अपने हाथों को पैर तक लाना, ये वाला स्थिति आ गया और धीरे 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 हम उठ जाएंगे। कहाँ आ गए? ताड़ासन, जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है। इसी को एक बार और बताता हूँ। अभी हमने अपने राइट लेग को ब्रेक किया था, अब हम लेफ्ट को ब्रेक करेंगे, ठीक है? ये प्रारंभिक स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति का मतलब बॉडी पोस्चर, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, सांस भी नॉर्मल, लेना देना कुछ नहीं, जो होता है होने दीजिए। अब हम लेफ्ट वाले को ब्रेक करेंगे। ऐसे करके ब्रेक नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का टॉर्सो मूवमेंट नहीं है। ऐसे करके ऐसे नहीं करना, बूढ़े जैसा ऐसे नहीं, ये टाइट ही रहेगा। और ये देखिए, स्लोली ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, यहाँ टिका दीजिए या खड़ा रखिए, कोई बात नहीं, अगर रख सकते हैं तो। और ये हाँ ऐसे, ठीक है? इसे बोलते हैं, ये जितना दूर जा रहा है, ये देखिए क्या हो रहा, ग्रॉइन एरिया हमारा ओपन हो रहा। यहाँ देखिए कौन कौन से मसल, ये जो पीछे वाला है, पीछे मसल आप छुएंगे देखेंगे, अभी मैं बता देता हूँ, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। ये जांग के 3 मसल डेली बोलता हूँ ना, पीछे वाला हैमस्ट्रिंग, ऊपर वाला क्वाड्रिसेप्स और साइड वाला एडक्टर, ये 3। ये देखिए पीछे वाला इस फूल गया ना, दिख रहा, ये खिंचा रहा है और यही अल्टरनेटली हो रहा। यहाँ देखिए काफ मसल, जिसे पिंडली बोलते हैं, ये जो है हमारे ग्लूट, जो बटक वाला है, इसे बोलते हैं कूल्हा, ग्लूट मसल। ये देखिए ये खिंचाव हो रहा। अब देखिए हमारे हाथ, हमारे बाजू देखिए, यहाँ 2 मसल हैं, बाइसेप और ट्राइसेप, अंदर वाले को ट्राइसेप, बाहर वाले को बाइसेप। यहाँ देखिए हमारी जो हथेली है, इस पर वजन दे रहे हैं, एंकल पर दे रहे हैं। और अब देखिए ये जो पीठ है हमारा, पीठ का पोजीशन देखिए, ये क्या हो रहा, हमारे स्पाइन जो 5 जोन है, ये देखिए इसमें खिंचाव आ रहा, ठीक है? अब हम धीरे धीरे, और जब सांस ले रहे हैं, यहाँ सांस छोड़ते हुए आए थे, सांस छोड़ने से क्या होता है, हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। और यहाँ धीरे 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 करके पैर यहाँ और यहाँ ऐसे हो गए। ये क्या है, हमें सिर्फ स्थिरता नहीं देता, स्ट्रेंथ भी देता है। कैसे? शुरू कीजिए आप लोग, मैं देखूंगा, कीजिए। अगला पर जाइए, राइट से, राइट 1 फुट पर आइए, 1 फुट सर, 1 फुट पर आइए, हाँ हाँ, चलिए मेरे साथ कीजिए, ब्रेक, ये स्लोली स्लोली ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए, कीजिए। अगला वाला स्थिर रहेगा, उसमें कोई भी, वो आपने तय कर लिया तो तय रहेगा। ले जाइए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। हाँ, अगर इसको आप उठे रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, उठे रखिए और ये नीचे आ जाइए धीरे धीरे, बैलेंस बना के, जितना हो रहा है उतना ही। घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए, हाँ हाँ सही है, आपका तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा, राजगोपाल सर का बहुत ही अच्छा हो रहा। ये देखिए, नजरें, गर्दन ऊपर की ओर, ये देखिए, ठीक है? स्लोली स्लोली फोल्ड
फोल्ड फोल्ड फोल्ड फोल्ड, जैसे धीरे धीरे पीछे लगे थे ऐसे यहाँ बने रहिए थोड़ा देर, और धीरे 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 ऊपर। ये सारे आसन हैं, स्लोली करना है, हमें कोई नंबर नहीं करना होता है। हाँ, आज पहला दिन है ना, इसे बोलते हैं अश्व संचालन, लो लंजेज। अंग्रेजों ने बनाया है लंज, देखिए लंज होता है ये, इसको लंज बोलते हैं, ठीक है। ये लंज है इंग्लिश वाला, हाँ वो लंज। मैं इंग्लिश वाला पर भी आऊँगा, हमें कोई परहेज नहीं है। अगर अंग्रेजी से कुछ सीखना है या उर्दू से कुछ सीखना है, हिंदी से कन्नड़ा से सीखना है, कहीं परहेज नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो हमें सीखना चाहिए। हमारी धर्म, हमारी आस्था, ये रोक नहीं होनी चाहिए, ये हमें आज़ादी देनी चाहिए कहीं से भी सीखने का। तो ये लंज हुआ, ठीक है। यही देखिए ये लंज, ये दूसरा वाला है, दूसरे टर्न कर लिए, इसे लंज बोलते हैं। लेकिन जो हमारे योग साइंस है, ये लंज नहीं है, लो लंज है, ठीक है। लो लंज पोज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा जा रहे हैं। लंज वहीं तक ख़त्म हो गया और ये हो गया लो लंज। अभी आप यहाँ उठाए रखिए, अगर उठा सकते नहीं तो यहाँ टिका लीजिए। अब यहाँ लंज से एक्स्ट्रा क्या हो रहा, आपके गर्दन पर ही काम कर रहे हैं, ब्रीदिंग पर भी कर रहे हैं। जहाँ इंग्लिश के व्यायाम महज एक भौतिक रूप से हो जाते हैं, वहीं हमारे योगासन, जब इसमें हम सांसों को रोकते हैं, उनको जब सिंक्रोनाइज करते हैं, तब यह हमें मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ को भी जोड़ता है। इसीलिए मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगासन भी करता हूँ, मुझे किसी से परहेज नहीं है। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो आप यह कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज है योग का, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आप 10% कह सकते हैं, वो संतान है। व्यायाम टारगेटेड होते हैं शारीरिक स्वस्थता के लिए, जबकि योग वो शारीरिक स्वस्थ तो अपने आप आ जाता है। लचीलापन आपको देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। जब आप उसी अवस्था में बने रहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ देता है। और जब ब्रीदिंग से कंट्रोल करते हैं तो आपको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तमाम जो सब मिल जाते हैं, तब ये मिल के बनते हैं योग, ठीक है। और हम इस योग के सत्र में यही सीखते हैं। यहाँ हमने बात किया कि हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। मैं हर एक्सरसाइज में बताता हूँ कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए, इनहेल एक्सेल। ये क्या कर रहा, हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है, एयर को पहुँचा रहा है, वो ब्लड को ले जाएगा और वो फिर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी हमें इमोशनली स्टेबल रखता है। कई लोग ज़्यादा ताकत में परेशान हो जाते हैं, वो अपने ताकत को ही होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो कहीं उतारना चाहते हैं, क्रोध के रूप में या किसी और रूप में। वो शक्ति आपको मिलती है। और जब हम अपने मन को और शरीर को एक साथ करते हैं, तब हम आत्मा के साथ परमात्मा की दिशा में जाते हैं। तो ये है हमारा अश्व संचालन आसन, ठीक है, लो लंजेज पोज। आज ये क्लियर हो गया। तो हर दिन हम एक एक ही नया इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी रूटीन रहेगा, नया लेंगे। ताकि ज़्यादा नया दे दूंगा तो अभी एक बार आप लोग बोलिए नाम। अश्व संचालनासन या अश्व संचाल आसन बोलिए। इंग्लिश में लो लंज पोज। लंज क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है लंज, ये क्या है मैं बताऊंगा डिटेल में। ये लंज हुआ और इसी को जब हम ऐसे कर दिए ऐसे, तो क्या हो गया, लो लंज पोज। इसे अंजनैया आसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंजनैया आसन। हनुमान का रूप देखे ना, वो कैसे रहते हैं, हाँ, योद्धा की तरह एकदम अलर्ट रहते हैं ना। हाँ, तो ये अंजनैया आसन में जो फाइनल स्थिति हमारी होती है उसी तरह से हो जाती है, जैसे कोई योद्धा, उसका घोड़ा तैयार है, उस पर बैठने जा रहा है, यानी हम अपने जीवन के युद्ध में जा रहे हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब हम
प्राणायाम कर लेंगे थोड़ा सा और ध्यान करेंगे। टाइम बताइए। 7:38:39। हाँ, तो 5 मिनट में हम एक एक अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, फिर ध्यान कर लेंगे फिर। ठीक है, चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। अब हम सदैव की भांति प्राणायाम में अगर संभव है तो दंडासन में आ जाइए। इसके लिए लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, राइट थाई पर रखिए सांस को छोड़ता हुआ, और फिर यही काम राइट लेग सांस छोड़ता हुआ इसे आराम से लेफ्ट थाई पर रख लीजिए। आपका पूरा शरीर अस्थिर हो गया, ग्राउंडेड हो गया, और यहाँ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। और अब फोर्सफुल एक्सेलेशन और पुलिंग इन स्टोमक, जिसे बोलते कपाल भाती। आंखें बंद, थर्टी इंटू 3 हम लोग कर सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, उतना ही बार उतना ही समय। ये ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में रहेगा, ये विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, लंबा एक्सेल। एक्सेल करने में हमारा फोकस होगा, जितना लंबा एक्सेल कर सकते हैं। फिर राइट से अभी एक्सेल कर रहे हैं, राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट क्लोज कर लिया, होल्ड। होल्ड जब करेंगे तो अपने चीन को चेस्ट में सटाएंगे, और लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड, और बहुत बड़ा एक्सहेल। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हम बताएंगे आपको डिटेल में। ईड़ा जो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल है, पिंगला राइट वाला, और सुषुम्ना बीच वाला, इसे हम एक्टिवेट करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब हम लेते हैं तो एक कूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है, राइट वाला से जब लेते हैं तो ये गर्म के लिए जिम्मेवार होता है। तो हमारा जो अधिकतम समय है वो लेफ्ट से ही लेता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब ये राइट वाला होता है। जब राइट वाला एक्टिव है यानी कि आपका शरीर गर्म हो रहा। ये कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों इनहेल कर रहा दोनों एक्सेल कर रहा, ठीक है। एक ज़्यादा एक्टिव होता है। आप वहाँ उंगली लगा के ऐसे देख सकते हैं, जब आप जगते हैं सुबह उसी टाइम ऐसे उंगली लगाइए, देखिए कि आपका लेफ्ट वाला चल रहा या राइट वाला। ये स्वनियंत्रित है, इसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लेफ्ट से लें राइट से लें, ठीक है, वो अपने मर्जी से लेता। आप देखिए नॉर्मली ये लेफ्ट 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 चल रहा है यानी कि शीतल है। राइट वाला बहुत कम टाइम आप दिन में कभी भी देखेंगे नेचुरली राइट वाला नहीं चलता है, यानी कि हमारे शरीर को ज़्यादा शीतलता चाहिए। शरीर गर्म हो रहा ना, उस शरीर को गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे आप एसी ऑन कर दीजिए 18 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री, कंप्रेसर कब ऑन होता है? जब कमी होता है। तो इसी तरह से हमारा ईश्वर ने भी हमें एयर कंडीशन सिस्टम दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट वाला चलते रहता यानी कि हमारे शरीर को ठंडा ठंडा ठंडा, क्योंकि खून गर्म है, गर्म होगा तभी तो दौड़ेगा। उसको ठंडा करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट वाला चलता है। तो हम राइट वाला नहीं चलता है, हम गर्म वाला भी चाहिए। जब ज़्यादा लेफ्ट वाला चलता है तो सुस्ती आ जाता है, लेकिन हमें शरीर को एक्टिवेट भी करना है, काम करना है, कुछ बड़ा एक्स्ट्रा करता है, नवाचार करना है, क्रिएटिविटी करना है, इनोवेशन करना है, उसके लिए हमें राइट वाला चलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ संतुलन कर रहे हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को, ठीक है। तो राइट वाला को भी हम इक्वल मौका दे रहे हैं। एक बार फाइनल कर लीजिए।
तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हमारा समय बहुत हो रहा है तो इसलिए हम ओम चैंटिंग में आ जाएंगे। सेम ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा, इस तरह से दोनों नाखून के बीच, ये एक्यूप्रेशर का प्रिंसिपल के तहत ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ जाते हैं। और यहाँ ऊपर थोरैक्स जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, ट्रंक को जो धड़ बोलते हैं। और यहाँ चैंटिंग ओ अ म, ओ लास्ट अब हम पामिंग करेंगे। अपने आंखों पर, चेहरा पर शूथिंग इफेक्ट देता है ये। हमारे शरीर स्ट्रेच हो रहे, देखिए पूरा हाथ ऐसे ऊपर, ऐसे जितना ऊपर जा सकता है हाइट पर ले जाइए। इसके डबल बेनिफिट्स होते हैं। हमारे थोरेसिक पार्ट्स, लंग्स को, हार्ट्स को और ज़्यादा जगह दे रहे हैं। देखिए हम जब ऊपर की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं, हमारे स्पाइन स्ट्रेच हो रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को डिकम्प्रेशन मिल रहा। ये सिर्फ आँखों का नहीं, पूरे शरीर को हम ग्राउंडेड होके बैठे हैं, स्थिरता आ रही है। ये देखिए। और अंतिम चौथा बार फेस पर रखते हुए शरीर के अंतिम हिस्सा यानी कि बिग टोच तक टच करेंगे। यानी कि जो एनर्जी अभी हमारे हाथों में आया है ये वापस फिर हमारे शरीर में जाना चाहिए। और धीरे धीरे हम ओरिजिनल पोजीशन, रिलीजिंग ऑफ पोज बोलते हैं, ये भी एक पोज ही है, रिलीजिंग। हम स्लोली रिलीज कर रहे हैं, इसे झटका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड सब डिस्टर्ब हो गया, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब हम धीरे धीरे ऐसे उठेंगे, स्लोली, सपोर्ट लेके, पूरा सपोर्ट ले लेके उठेंगे, ऐसे ऐसे। अब हम यहाँ फ्लेक्सिंग कीजिए। फ्लेक्सिंग, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लेंगे 4 टाइम्स। और अब हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो गया। अब जो हमारा डिजायर्ड पोज है, जो हमारे छवि होते हैं कि इस तरह का रूप होना चाहिए, किस नायक को, किस अभिनायक को रखते हैं वो तो आपका मर्जी है। मैं तो मानता हूं कि हम खुद ही नायक हैं, अभिनायक हैं, किसी और को छवि में लेने की ज़रूरत नहीं है। उस छवि को आप ग्रहण कीजिए। स्टोमक इन, पूरे टाइट, चेस्ट, हाँ, चेस्ट आउट, स्टोमक इन, उनके छवि को मस्तिष्क में लाइए। और यहाँ गायत्री मंत्र सिर्फ 2 बार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ फिर जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो आज का यह सेशन था। मुख्य रूप से हमने अंजनेय आसन, अश्व संचालन आसन
लो लंजेज को कवर किया, इसके साथ ही जो हम रूटीन से कवर करते हैं ये कवर किया। और आज का सेशन समर्पित था देवों के देव महादेव पर, जिनसे कि हमें बहुत कुछ सीखना है। हमने शिव पुराण का अध्ययन कर त्रिपुरासुर राक्षस का भी वर्णन किया, जो कि हमारे अंदर ही निवास कर रहा है, इसका वध करना है। तो आप लोग एक आधा मिनट के लिए अपना बात रखिए। नमस्ते जी, मैं राजगोपाल बोल रहा हूँ। आज हमारा गुरुजी ने त्रिपुरासुर के बारे में और इवन अब्दुल कलाम सर का बारे में दिया है, और अश्व संचालन और लोम एक्सरसाइज और जो भी एक्सरसाइज के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन किया है, उसका बेनिफिट्स के बारे में बताया है। एक्चुअली हम लोग घर में करते हैं, फिर भी इधर आने के बाद उनका इंस्ट्रक्शन के अनुसार अच्छी तरह प्रॉपर वे करने से वो उसका इफ़ेक्ट मिलेगा बोल के मेरा मान है, क्योंकि हम भी करते थे, बट इधर आने के बाद उसका एक्चुअल कैसे करना है वो सीखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राजगोपाल का डायलॉग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत चीज़ सीखे हैं, नए चीज़ 2-3 एक्सरसाइज नया सीखे हैं जो घर पे कोई नहीं सीख सकता है। अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, और प्रॉपर तरह से हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा ये किया एक्सरसाइज। मैं कामना करूँगा सब लोग आए यहाँ पे, सीखे, अच्छी तरह से सीखे। घर पे सीखने नहीं सीख पाएंगे, मैं बोलता हूँ नहीं सीख पाए, मैं बहुत दिनों से मैं भी कर रहा हूँ। वेरी नाइस है। कब मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैंडिंग ओवर मी द आज माइक। का सेशन हम ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। आज हम लोग ने शंकर भगवान के नाम से उनके जो भी स्वरूप है या उनका तांडव होता है, जो भी है उनका, हम उसके बारे में सीखे और अच्छे से ये हमारे इंस्ट्रक्टर साहब ने सिखाया सब कुछ। और उम्मीद करता हूँ कि इसको ग्रहण करने से सभी लोग को अच्छा से इसको फ़ायदा मिलेगा और हमें नित्य करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी, आपका जो दिया हुआ विद्या है ये सेहत के लिए है। दिस इज ओनली फॉर हेल्थ एंड बॉडी ऑफ द पर्सन, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर आल्सो टीचिंग अस द फिलोसॉफिकल as well as the इतिहास history, and explaining with every moment there is a connection of old mythology, which everyone, almost all our Indians have studied in the childhood also. It is a repetition and revision, and thanks to this yoga conducted by NBA, North Bangalore Ex-Servicemen Association, and we are in the Memorial Park of the Warriors, Jawan Memorial Park. Please come and join us, give us more moral strength to see more in number. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे आदरणीय साधक गण और आप लोग दर्शक गण जो हमारे साथ सदैव बने हुए हैं। आज 10वां दिन था, हम फिर से एक दिन का ब्रेक लेके 11वां में आएंगे, और उस दिन हम इस कला के साथ तकनीक भी जोड़ेंगे, यानी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होंगे 11वां में, और आप विशेष देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।